ओके डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, जब मैं न्यूज़पेपर में देख रहा था तो मैं बड़ा नॉस्टैल्जिक हो गया। मतलब अतीत में चला गया, क्योंकि एक तरफ हमारी एकेडमिक बैकग्राउंड भी यही कहता है कि एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ होती है विपक्षी पार्टी, और किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की सफलता के लिए सरकार और विपक्षी पार्टी के बीच रचनात्मक सहयोग होना आवश्यक है। कल परसों जब न्यूज में हमने देखा, अब कहां तक उसकी सत्यता है, क्योंकि आज की तारीख में तो न्यूज में जो बातें पढ़ी और सुनी जाती है उसमें फैक्ट्स और फिक्शन के बीच थोड़ा सा फर्क करना मुश्किल हो जाता है। हो सकता है इसमें कुछ बातें फिक्शन भी हो, लेकिन जैसा कि हमें पढ़ने को मिला कि प्रधानमंत्री निवास के सामने धरना दिए हुए राहुल गांधी को पुलिस मतलब एक वस्तु की तरह उठाकर ले जाते हैं और पुलिस एस्कॉर्ट में उसको बाहर निकाला जाता है और फिर उसको डिटेन किया जाता है। मतलब यह है कि डेमोन्स्ट्रेशन करने का राइट लिमिटेड है, और डेमोन्स्ट्रेशन करने की स्थिति में पुलिस हर सीमा का अतिक्रमण कर सकती, जिसमें एक कॉमन पीपल और एक अपोजिशन लीडर, इसके बीच कोई खास फर्क नहीं किया जाना है। अब वैसे तो कांग्रेस की तरफ से क्लेम है कि धक्का मुक्की में थोड़ी चोट भी लग गई, लेकिन यह क्लेम मुझे थोड़ा एग्जेजरेटेड लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, केवल पुलिस ने उस साइड से हटा दिया, लेकिन जिस तरह से हटाया वो थोड़ा एक विपक्षी पार्टी के नेता के लिए सम्मानजनक नहीं थी। तो खैर चलिए, तो आज की बात हुई तो मैं अतीत में चला गया कि एक समय था कि अपोजिशन हुआ करता था, विपक्षी पार्टी हुआ करती थी, सत्तारूढ़ दल हुआ करते थे, दोनों के बीच बड़े अच्छे संबंध होते थे। अब अच्छे और खराब संबंध की एक परिभाषा मैं आपको बताता हूं, मैं अपना एक अनुभव बताता हूं। घटना है 1990 की, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में स्वयं था, और लाल कृष्ण आडवाणी जी की प्रसिद्ध रथ यात्रा के बारे में आपने सुन रखा होगा, पढ़ा होगा। इतिहास की पुस्तक अब तो इतिहास बन चुका है। अयोध्या मूवमेंट में उन्होंने अयोध्या से सोमनाथ तक की रथ यात्रा प्रारंभ की थी, और जब समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट, बिहार समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से गुजर रहे थे, तो लालू प्रसाद यादव की सरकार ने उनके रथ को रोककर, रथ से उतारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। एंड दैट बिकेम इमीडिएट प्रेटेक्स्ट for the withdrawal of BJP government, BJP party from the government of विश्वनाथ प्रताप सिंह। जब आडवाणी जी को अरेस्ट किया गया तो लालू प्रसाद यादव भी, चूंकि उस समय सेंटर में कोलिशन पार्टी के एक मेंबर थे और विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार से, विश्वनाथ प्रताप सिंह बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों की संयुक्त सहयोग से टिके हुए थे सरकार में। तो जब बीजेपी ने अपना समर्थन वापस लिया तो उनकी सरकार गिर गई। हालांकि आडवाणी जी की ये स्ट्रेटेजी में शामिल थी, ये मंडल कमंडल के बीच की टकराहट थी, ये सब अपनी अलग बात है। सीनियर लीडर थे आडवाणी जी, रेस्पेक्टेड लीडर थे इंडिया के, विपक्ष में भी थे, एक धार्मिक मूवमेंट को लीड कर रहे थे। संयोग से समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट मेरा होम टाउन है, तो मैं जब यहां से, मैं तो खुद दिल्ली में रहता था, दिल्ली में ही उसमें मेरा पठन पाठन तैयारी हो रही थी, तो मैं जब अपना डिस्ट्रिक्ट लौट कर गया तो अपने कुछ मित्रों और कुछ वरिष्ठ जनों से वहां का आंखों देखा हाल सुना, सुनकर मन द्रवित हो गया।
कुछ लोगों ने बताया कि भाई आडवाणी जी के साथ तो बहुत बुरा हुआ, रथ रोक लिया गया, उधर से पुलिस जिप्सी आई, उनको रथ से खींचकर उतारा, जिप्सी में बैठाई और फिर एक अज्ञात दिशा की तरफ चली गई। फिर पता नहीं चल पाया कि उनको कहां रखा गया। बाद में उनकी बेटी और दामाद खोजते हुए आए तो पहले तो इधर दौड़ रहे थे जेल की तरफ, जहां जहां उनको अनुमान हुआ। गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट में चक्कर लगाए, पता ही नहीं चल पा रहा था कि आडवाणी जी कहां कैद हैं। बहुत मुश्किल से उनको खोजा गया, तब जाकर नवादा या किसी जिले का नाम बताया कि वहां के एक बहुत ही पुराने सरकारी निवास में, जिसमें कुछ महीनों से सफाई नहीं हुई थी, उसमें मकड़े के जाल पड़े हुए थे और पूरे जो उसके फर्नीचर वगैरह थे उस पर 4-5 इंच गंदगी बैठी हुई थी और एक तख्त था जिसके ऊपर एक खाली चादर सी बिछा दी गई थी और उसी पर बिना किसी मसनद, बिना किसी पिलो के आडवाणी जी को वही निवास स्थल के रूप में सोने की वही व्यवस्था थी उनकी। न पानी का पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट था, न बाकी चीजें थी। और जब उनके बेटी दामाद गए और जब उनके सामने पड़े तो आडवाणी जी लोहे का रॉड पकड़ के खड़े हो गए अंदर से, और उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। इतनी मार्मिक कहानी उसने सुनाई कि मेरे आंखों से भी लगभग आंसू आ गए कि भाई इतने वरिष्ठ लीडर जो फ्रीडम मूवमेंट के समय भी रहे थे, हालांकि बहुत लेटर स्टेज में आए थे, जिन्ना के बहुत बड़े विरोधी थे, लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, और उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हम लालू प्रसाद यादव की सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं। और चूंकि ये सरकार थोड़ी बदनाम भी हुआ करती थी अपने मस्कुलर पावर के प्रयोग में, तो मुझे इसे मानने में कोई ऐतराज नहीं हुआ। मैंने इसको एज इट इज बिलीव कर लिया। एक दिन संयोग से मैं पार्लियामेंट में ही लालू प्रसाद यादव के, तो आप जानते हैं कि लतीफे, उनके जो कन्वर्सेशन होते थे वो लतीफे की तरह चलते थे और बहुत बड़े इस मामले में बड़े पॉपुलर लीडर हुआ करते थे, हालांकि पॉपुलैरिटी का बेसिस कुछ और था। एक दिन मैं पार्लियामेंट की बात सुन रहा था तो उसमें लालू प्रसाद यादव खड़े होकर स्पीच दे रहे थे कि भाई पहले अपोजिशन के साथ जो बर्ताव किया जाता था सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा, उसकी भी अपनी कुछ मर्यादा होती थी। अब वो मर्यादा रही नहीं। तो मैं बहुत जिज्ञासु हो गया कि भाई लालू यादव ऐसा कह रहे हैं, ये अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि मुझे आडवाणी जी की कहानी आंखों में कौन गई। आडवाणी जी भी बैठे हुए थे वहीं, वो जीवित उधर अभी भी जीवित है, तो बैठे हुए थे, लेकिन बहुत पहले की बात है। तो फिर मतलब लालू यादव धारा प्रवाह बोल रहे थे कि अपोजिशन और सत्तारूढ़ पार्टी का एक रचनात्मक संबंध होना चाहिए, अपोजिशन के साथ भी वैसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसा सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के साथ होता है। और फिर ऐसा कहते कहते सीधे आडवाणी जी की तरफ घूम गए। बोले कि देखिए सर से पूछिए आडवाणी जी के बारे में, सर से पूछिए, मैंने इनको गिरफ्तार किया था समस्तीपुर में जब रथ यात्रा पर निकले थे, सर को मैंने गिरफ्तार किया था और सर को ससम्मान पूर्वक यहां से ले जाकर जो सबसे बेहतर सर्किट हाउस था उसमें रखा, सारी सुविधाएं सर को मैंने प्रदान की और हर घंटे 2 घंटे के बाद मैं खुद फोन करके पूछता था कि सर कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, और मैं इनका पूरा ख्याल रखता था। और जब इनकी बेटी और दामाद, फिर बात को थोड़ा संभालते हुए लालू यादव बोले कि जो मेरी भी बेटी और दामाद हुई, वह खोजते हुए जब उनसे मिलने पहुंचे तो मैं हेलीकॉप्टर से उनको भिजवाया और जाके आडवाणी जी से मिलवाया, और मैं खुद फोन के कांटेक्ट में था कि उन लोगों को कोई दिक्कत असुविधा ना हो। तो उसके बाद आश्चर्य की बात है, ये बात वो आडवाणी जी के सामने बोल रहे थे और आडवाणी जी
की तरफ इंगित होकर लालू प्रसाद यादव अपनी बात को वेरीफाई करने के लिए पूछा कि बताइए सर, मैं झूठ बोल रहा हूं, अगर झूठ बोल रहा हूं तो आप बोलिए। और आडवाणी जी थोड़ा झेप रहे थे, क्योंकि इतना अप्रिय प्रसंग वो स्वाभाविक रूप में कह रहे थे। तो मुझे ध्यान आया कि देखिए, कई बार र्यूमर कितनी बड़ी और बुरी होती है। पता नहीं हमने लालू प्रसाद यादव के बारे में क्या सोच लिया कि भाई आडवाणी जी के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार क्यों हुआ, लेकिन यहां तो फैक्ट कुछ और है। तो कई बार क्या होता है, र्यूमर भी होता है, ऐसा हम नहीं कर सकते र्यूमर नहीं होता, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने ऐसा महसूस किया है कि स्टैंडर्ड डाउन हुआ है। अपोजिशन और सत्तारूढ़ पार्टी का जो एक तो देखिए, पार्लियामेंट को ना चलने देना, ये पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा नहीं होता था, ये कल्चर नहीं था। पार्लियामेंट का सेशन दिनानुदिन छोटा होता जाना। आज अगर कोई पॉलिटिक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाला स्टूडेंट है, जो आप लोग हैं, तो उसमें इंडिया का डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेसी में एक बहुत बड़ा फैक्टर आप लोग पढ़ेंगे कि ग्रेजुअली द सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज गोइंग टू बी शॉर्टेंड। ऑन द एवरेज इसका जो सेशन होता था वो शॉर्ट होता जा रहा है, पर अगर ईयरली आप देखें तो इसके आवर्स शॉर्ट होते जा रहे हैं। और इसका एक कारण है अपोजिशन का बाइकॉट। अब अपोजिशन बोलता है कि मैं क्या करूं, हमारी आवाज को दबाई जाती है, हमें सुना नहीं जाता है, स्पीकर हमें प्रॉपर प्लेस नहीं देते हैं, टाइमिंग नहीं देते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी का कहना है कि अपोजिशन अनावश्यक हस्तक्षेप करता है, अपोजिशन केवल अपोजिशन के लिए विरोध करता है। अब इसमें क्या है कि दावे प्रति दावे, आरोप प्रत्यारोप की बार आती है, लोग कंफ्यूज करते हैं। लेकिन एक सच्चाई तो यह है कि अपोजिशन को भी प्रॉपर प्लेस मिलना चाहिए। जैसे अभी देखिए, अभी ही ये इशू जो पेपर लीक का इशू है, उसको पार्लियामेंट ने ये प्लेस दिया कि पार्लियामेंट में चीज डिस्कशन होगा। इतना के बाद क्यों, पहले ही क्यों नहीं, ये बेहतर हो जाता। हमें एक दो वाकया और याद आता है रचनात्मक अपोजिशन की, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक घटना हमें याद आ रही है। हम उस समय स्टूडेंट लाइफ में स्वयं मैं हुआ करता था, तब आर्थिक उदारीकरण इंडिया का शुरू हुआ। आज मैंने एक बात महसूस करके देखा कि अभी कुछ दिन पहले 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बिल लाए थे, और वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए था। अगर एक तरह से आप देखिए तो कोई अगर एकेडमी का बंदा है तो इस बात को भली भांति समझता है कि ये जो 3 एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के बिल थे, वो पीछे जब नरसिम्हा राव की सरकार ने आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू की थी, तो उन्होंने भी 3 बिल लाए थे, और वह बिल हुए थे इंडस्ट्री में और ट्रेड में रिफॉर्म्स के लिए। और उसका दूसरा सीक्वल था, या आप कह सकते हैं कि सेकेंड जनरेशन ऑफ, जिसको अब लिबरलाइजेशन कहोगे, उसका लॉजिकल कल्मिनेशन था, जिसे आप कहते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। ये हर एकेडमी का, इकोनॉमी का अगर जानकारी रखने वाला बंदा होगा तो इस बात को अच्छी तरह समझेगा। यह सही है कि कांग्रेस के द्वारा उस समय आधा अधूरा आर्थिक उदारीकरण किया गया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अच्छा, आगे फिर अटल बिहारी वाजपेयी आए। अब देखो, आश्चर्य की बात यह है कि उस समय जब आर्थिक उदारीकरण आधा अधूरा किया गया, फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, जो स्वदेशी स्वदेशी का नारा देते थे। और जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हार गई, चुनाव जब हार गई सरकार, और जब फिर मनमोहन सिंह यानी यूपीए प्रथम की सरकार गठित हुई और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुए, तो फर्स्ट टेन्योर में तो थोड़ा बहुत, मतलब फर्स्ट टेन्योर और सेकेंड टेन्योर अगर मिला के देखें, यूपीए 1 यूपीए 2, तो आर्थिक उदारीकरण बहुत नहीं के बराबर हुआ। यह प्रक्रिया को लगभग रोक दी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो साइनिंग इंडिया का नारा देकर हार गए थे चुनाव, इसे लगता है ये लोग डर गए, और फिर ये लोग समावेशी आर्थिक उदारीकरण की बात करने लगे, यानी इंक्लूसिव इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की। खैर, उसकी बहरहाल अलग कहानी है, मैं उसको भी नहीं छेड़ना चाहूंगा। हम एक वाकया आपको बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के ये बिल बुरे नहीं थे। हाँ, ये तरीका आपको गलत लग सकता है कि भाई वो बिल लाए गए थे, थोड़ा अपोजिशन से भी सहमति ले लेनी चाहिए, थोड़ा पहले से किसान नेताओं से भी हल्की फुल्की झलक दे देनी चाहिए। तो ऐसा लगा कि ये बिल आर्बिट्रेरीली लाए गए,
तो बिल को लाने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन बिल गलत नहीं था। लेकिन जब उसका अपोजिशन शुरू हुआ तो कांग्रेस भी उसके अगेंस्ट में खड़ी हो गई, जो कांग्रेस ने स्वयं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लाया था, क्योंकि सबको सिर्फ वोट बैंक दिख रहे थे। और कांग्रेस उस समय चीख चीख कर मोदी जी की सरकार यह बात कह रही थी कि कांग्रेस किस मुख से इस बिल की आलोचना कर रही है, कांग्रेस के अधूरे एजेंडे को तो हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन उस समय इस टेक्निकल पहलू को कौन समझे? हम लोग तो समझ पा रहे थे। लेकिन खैर चलिए, अंत में मोदी जी की सरकार को ये 3 बिल वापस लेने पड़े, ये एक अलग बात हुई। अब आइए नरसिम्हा राव के समय। नरसिम्हा राव जिस समय, ये तो आपकी बात है जब इंडिया आर्थिक उदारीकरण के क्षेत्र में काफी प्रगति कर चुका है, दुनिया के उस समय तक 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका था, तब की बात बता रहा हूं जब वो बिल लाया गया था। लेकिन जिस समय इंडिया गरीब था, विश्व में कहीं कोई गिनती इकोनॉमी में नहीं थी, और पहली बार अपनी अर्थव्यवस्था को खोल रहा था नरसिम्हा राव के समय, उस समय नौबत यह थी कि हम लोग तो स्टूडेंट लाइफ में थे, तो खैर हमें तो प्रिपरेशन भी करना पड़ रहा था, तो इसलिए हम इस टेक्निकल पहलू को समझ पा रहे थे, चूंकि न्यूज़पेपर के आर्टिकल से बाकी चीजों से संग्रह करते थे। जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी थी, लेकिन उस लिबरलाइजेशन की पॉलिसी नेहरूवियन एरा के युग की समाप्ति की घोषणा कांग्रेस के द्वारा, मतलब लग रहा था मानो कंट्री को सेल आउट किया जा रहा, और अच्छे अच्छे लोगों के दिमाग खराब हो रहे थे कि क्या कर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं। इंडिया का सोना गिरवी हुआ था। अब ये स्थिति थी कि हमें एक टाइम्स ऑफ इंडिया का कार्टून याद है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कार्टून आया था जिसमें नरसिम्हा राव, क्योंकि आर्थिक उदारीकरण इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लाया, मतलब मार्केट को खोला, तो उसमें उसका एक पहलू है, आप लोग विद्यार्थी लोग जानते होंगे कि यह स्वेच्छा से इंडिया ने नहीं लाया था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के दबाव में लाया गया था। अब आपको जिज्ञासा होगी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के दबाव में कैसे, तो मैं वो भी थोड़ा समझा देता हूं। जैसे इंडिया में वही हुआ, ऑयल क्राइसिस से उसकी इकोनॉमी पहले ही खराब हुई पड़ी थी। 1990 में इराक युद्ध हुआ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ गई। अब इंडिया को भुगतान संतुलन की समस्या आ गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की। और कोई देश अगर भुगतान संतुलन से ग्रस्त होता है तो जाके आईएमएफ का दरवाजा खटखटाता है। वही एजेंसी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो भुगतान संतुलन की स्थिति में आपको आर्थिक सहायता देता है। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को पहले ही रीगन थैचर की सरकार, जो वर्ल्ड में आर्थिक उदारीकरण लाना चाहती थी, जो पूरी विश्व अर्थव्यवस्था को खोलना चाहती थी, क्योंकि समाजवादी मॉडल का पतन हो चुका था और पूंजीवाद में एक आत्मविश्वास आ गया था कि पूंजीवाद पूरी दुनिया में समृद्धि लाएगी। तो रीगन थैचर की सरकार ने आईएमएफ को अधिकृत कर दिया था कि आप जबरन इंडिया की इकोनॉमी, सॉरी नॉट इंडिया, आप थर्ड वर्ल्ड की इकोनॉमी को, तब तो थर्ड वर्ल्ड ही माना जाता था, अब तो ग्लोबल साउथ कहा जाता है, थर्ड वर्ल्ड की इकोनॉमी को, तृतीय विश्व की अर्थव्यवस्था को, एशियो अफ्रीकन नेशंस की अर्थव्यवस्था को जबरन खुलवाओ। तो भाई जबरन कैसे खुलवाएंगे? तो ऊंट आज न कल तो पहाड़ के नीचे आएगा। भुगतान संतुलन की समस्या सबको आती है, लोन की जरूरत सबको पड़ती है, तो उसमें वो जाएंगे आईएमएफ के पास और विश्व बैंक के पास। तो आईएमएफ और विश्व बैंक, आपको भारत जब आईएमएफ के पास गया तो बड़ा ही, आईएमएफ ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बड़ा ही इनोसेंट भाव से पूछा, हम आपकी क्या सहायता कर सकते? तो इंडिया ने कहा कि देखिए हम तो भुगतान संतुलन की समस्या से जूझ रहे हैं। मतलब एक कन्वर्सेशन नहीं था, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, ऐसा कन्वर्सेशन स्टाइल नहीं था, हम आपकी क्या सहायता कर सकते? उसने कहा कि भाई सहायता, मैं भुगतान संतुलन की समस्या से जूझ रहा हूं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की, तो हमें लोन चाहिए। आईएमएफ उससे भी ज्यादा इनोसेंट तरीके से जवाब दिया कि देखिए आपको लोन चाहिए और हम आपको लोन दे भी देंगे, लेकिन आपकी इकोनॉमी का जितना खास्ता हाल हुआ पड़ा है
और जिस तरह से आपकी इकोनॉमी गिरी हुई पड़ी है, तो आप हमारे इस ऋण को लौटाओगे कैसे? क्योंकि आपको लौटाने की स्थिति तो है नहीं, तो हमारा पैसा तो डूब जाएगा। अब ऐसी स्थिति में क्या करेगा? व्यक्ति सकपका जाएगा। एक नेशन के रूप में इंडिया भी सकपका के खड़ा था। तो फिर बताइए मैं क्या करूं? तो कहा एक काम आप कर सकते हैं, आप अपनी इकोनॉमी को खोलिए, आप अपने व्यापार नीति को बदलिए, आप अपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बदलिए, आप अपने जो सब्सिडीज को कम करिए, फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा को कम करिए, आप इकोनॉमी में सरकारी हस्तक्षेप को कम करिए। यही सब जो सुधार बताया है, यही कहलाता है आर्थिक उदारीकरण। खैर, ये हुआ एक पहलू। हम अपोजिशन पर हैं, हम अपने मुद्दे से अभी तक भटके नहीं है, मैं आ रहा हूं। अब जब यह इंडिया ने पहली बार शुरू किया, पूरे देश में हड़कंप मच गया कि अरे ये तो IMF के इशारे से काम कर रहा है, विश्व बैंक के इशारे से काम कर रहा है, चारों तरफ क्रिटिसिज्म होने लगा, देश को बेचा जा रहा है विदेशियों के हाथों। हमें याद है कि एक टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज में एक कार्टून आया था जिसमें दिखाया कि हैट वैट पहने हुए, सूट नेकटाई और लॉन्ग कोट पहने हुए, सिगार पीते हुए दो चार वेस्टर्नर्स वार्ता की मेज से बात करके लौट रहे हैं, और नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री है वो खड़े, उनके बगल में उनका सेक्रेटरी खड़ा है। और नरसिम्हा राव का बड़ा ही टिपिकल स्टाइल था। वैसे वो धोती पहनते थे, धोती कुर्ता, और कभी कभी पीली धोती पहनते थे तो विशुद्ध ब्राह्मणवादी लुक देते थे, और कंधे पर एक अंगोछा रखते थे। ये नॉर्मली प्रधानमंत्री का ड्रेस नहीं होता है। हाँ, विदेश में जाते थे सूट वगैरह पहनते थे। तो कार्टून में दे रहा था कि नरसिम्हा राव अपने सेक्रेटरी की तरफ इंगित करते हुए देख रहे हैं और बोल रहे हैं, अजीब बात है, पहले कहा व्यापार नीति में परिवर्तन लाओ, हमने ला दिया। फिर कहा इंडस्ट्रियल पॉलिसी में परिवर्तन लाओ, वो भी हमने ला दिया। फिर कहा राजकोषीय घाटा को कम करो, हम उसके लिए प्रयास जारी रख रहे हैं। कहा रुपये का अवमूल्यन करो, देयर शुड बी डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, हमने वो भी कर दिया। अब कह रहा है ड्रेस बदलो। तो मतलब ये एक तरह से कटाक्ष था कि भाई आप विदेशियों के इशारे पर चलोगे तो एक दिन आपका कपड़ा भी बदलवाएगा या कपड़ा खुलवाएगा। अब जहां इस तरह की मानसिकता हो, वहां आर्थिक उदारीकरण ले आना कितने चैलेंज की बात थी, जरा सोचिए। अगर अपोजिशन का साथ नहीं होता तो पॉसिबल नहीं होता। और नरसिम्हा राव ने, मैं जब पढ़ा इनका मुंतेक सिंह अहलूवालिया का बैक स्टेज बुक, तो मुंतेक सिंह अहलूवालिया ने एक इशारा किया कि मनमोहन सिंह से कुछ ज्यादा प्रभावित भी थे और उनके अंतर्गत बहुत समय तक काम किया। तब संभवतः वो कॉमर्स सेक्रेटरी थे मुंतेक सिंह अहलूवालिया। तो मुंतेक सिंह अहलूवालिया ने लिखा है अपनी बुक में कि नरसिम्हा राव ने स्पष्ट कह दिया था मनमोहन सिंह को कि मनमोहन जी, अगर ये आपकी पॉलिसी सफल हुई तो मैं आपके साथ हूं, और अगर ये आपकी पॉलिसी विफल हुई तो मैं नहीं जानता, फिर मैं अपना हाथ झाड़ूंगा, अपना पल्लू झाड़ूंगा। अब बताइए किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर कितना बड़ा बर्डन है। फिर भी मनमोहन सिंह आगे बढ़ रहे थे। दूसरी बात है कि मनमोहन सिंह एक ब्यूरोक्रेट रहे थे। मनमोहन सिंह सीजन पॉलिटिशियन नहीं थे, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से उनको पार्लियामेंट में फेस करने जाना होता था। और मनमोहन सिंह एक इकोनॉमिस्ट के रूप में इस बात को भली भांति जान रहे थे कि इंडिया के पास दूसरा कोई चारा नहीं है इस क्राइसिस से उबरने का। इंडिया बैंकरप्सी के कगार पर खड़ी है। आर्थिक उदारीकरण लाना इंडिया का चॉइस नहीं है, विकल्प नहीं है, व्यवस्था है। फिर भी मनमोहन सिंह आगे बढ़ रहे थे, पार्लियामेंट को जाके फेस करते थे। अब पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर थे जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी बैठे हुए थे और मनमोहन सिंह जब करते तो बीजेपी वाले लोग विरोध करते। स्वदेशी वाले थे वो लोग, स्वदेशी उनको तो कहते विदेशी यहां तो बेचा जा रहा है। तो वाजपेयी जी भी बोलते थे
अब वाजपेयी जी बड़े सम्मानित नेता भी थे, वरिष्ठ नेता थे, पंडित नेहरू के टाइम से ही पॉलिटिक्स कर रहे थे। तो मनमोहन सिंह कई बार विचलित होकर घबरा जाते थे और चुप हो जाते थे। उनके चेहरे पर अस्पष्ट तनाव उभरने लगते थे। उनको लगता था कि देखो भाई, मैं देश की भला के लिए क्या सोच रहा हूं, और इनकी सोच कितनी, इन लोगों की सोच दकियानुसी है कि हम पर आरोप लगा रहे हैं कि हम देश को बेच रहे हैं। तो उनके अंदर का ब्यूरोक्रेट उछल के आ जाता था। इसको अटल बिहारी वाजपेयी ने ताड़ लिया। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको हिम्मत देने के लिए कहा कि मनमोहन जी, अब आप ब्यूरोक्रेट ना रहे, अब आप हैं एक पॉलिटिकल लीडर। तो यू हैव टू बी अ थिक स्किन नाउ। अपने चमड़े को आप मोटा करिए, अपोजिशन को बर्दाश्त करिए। आप अपना काम कर रहे हो, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम आपका समर्थन नहीं कर सकते, हम क्रिटिसिज्म करेंगे। आप अपने चमड़े को इतनी मजबूत करिए कि इसको झेलिए, अपना काम आप करिए। मैंने इशारा कर दिया कि मनमोहन जी, जो आप कर रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन हम भी अपना दायित्व निभा रहे हैं, तो हमें अपना दायित्व निभाने दीजिए। अब बताइए कितना रचनात्मक अपोजिशन है। और इस कारण से आर्थिक उदारीकरण की नीति सफल हो सकी, नहीं तो वही टेटे फिश हो जाती, फिर देश का क्या होता। तो जब ये 3 एग्रीकल्चर बिल मोदी जी की सरकार पारित कर रही थी, और जब बिल जब गिरी, तो सच पूछिए तो एक एकेडमिशियन के रूप में हमें धक्का लगा। क्योंकि ठीक है, हम किसान के शुभचिंतक हैं, लेकिन किसान के लार्जर इंटरेस्ट में भी ये एपीएमसी जो है मंडी, ये किसान के और एग्रीकल्चर के लार्जर इंटरेस्ट में नहीं है। इसकी टेक्निकलिटी को कोई नहीं समझता। आज जो आप एफटीए कर रहे हो, तो एफटीए में कितनी दिक्कतें हो रही है कि भाई मेरा एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को टच मत करो, इनको रहने दो, ये पवित्र क्षेत्र है। आपने जितने भी एफटीए किए हैं, तो यूरोपीय यूनियन के साथ आप एडवांस स्टेज में हैं, या न्यूजीलैंड के साथ किया है, या आपने ब्रिटेन के साथ किया है, हर जगह यही बात हुई। डेयरी सेक्टर को टच मत करो। तो हम कब तक डेयरी सेक्टर को बचाएंगे? सॉरी, डेयरी सेक्टर तो चलो कोई नहीं, पर हम कब तक एग्रीकल्चर सेक्टर को बचाएंगे? एग्रीकल्चर को कब तक हम पाल पोस के रखेंगे? एग्रीकल्चर पॉलिसी तो तब की है जब इंडिया खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था, और लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तभी तो एफसीआई बनाया था, तभी तो एमएसपी रिजीम बनाया था, तभी तो एपीएमसी मार्केट, यानी जिसको आप कहते हो जिसको मंडी, वो मंडी को स्टैब्लिश किया था। और तब किसानों के साथ आज देखिए कितने देश में, साउथ इंडिया में देखिए, बिहार में भी मंडी हट गई। तो मतलब ये हम ये नहीं कहते, किसान को विश्वास में लेने की जरूरत थी। एग्रीकल्चर को, इंडिया के पास जितना बड़ा एग्रीकल्चर वेल्थ है और जितना मैन पावर है, इंडिया अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करने में सक्षम होगा, आज भी देखिए जनसंख्या का 50% एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। तो आपने तो मेन एरिया का भी रिफॉर्म टच ही नहीं किया, और मोदी जी की सरकार वही 3 बिल लेके आई थी। काश वो लोगों को पहले विश्वास में ले लिए होते, किसान नेताओं को विश्वास में ले लिए होते, अपोजिशन को विश्वास में ले लिए होते। लाने का तरीका गलत था, लेकिन लक्ष्य तो अच्छा था। तो ये बिल को गिरते देखकर मुझे खुशी नहीं, मुझे दुख हुआ कि यह एक तरह से म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट का नतीजा है। और उस समय कांग्रेस ने जो अपोज किया वो भी मुझे नागवार लगा। मुझे लगा कि अपोजिशन रचनात्मक अपोजिशन की भूमिका नहीं निभा रहा। यह अलग बात है कि आपको वोट बैंक चाहिए, मोदी जी की सरकार से लड़ना है, तो आप और मुद्दे चुनिए। हम किसी की पक्षपात की बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुत न्यूट्रल होकर आपको बता रहे हैं। आप गलत से किसी पार्टी से जुड़े होने का या ये होने का मतलब गलतफहमी नहीं पैदा करिएगा। तो खैर चलिए, अब ये बात हुई। एक वाकया मैं आपसे और भी शेयर करना चाहूंगा। 1971 का वॉर चल रहा था, उनके दिमाग में आया अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि देखिए ऐसा है कि अभी हिंदुस्तान में हिंदुओं के पैरोकार पार्टी, तब तो बीजेपी नहीं थी, बीजेपी तो बनी है उसके बाद, तब था जनसंघ,
बीजेपी का पैरेलल पार्टी। तो जनसंघ है जो अपने आप को हिंदुओं के रक्षक के रूप में, पैरोकार के रूप में प्रस्तुत करती है। और अगर जनसंघ ने अभी पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं के पर आक्रमण का मुद्दा उठा दिया तो इंडिया का माहौल खराब हो जाएगा। अगर जनसंघ अगर अभी चाहेगा तो अभी हमारी गवर्नमेंट को तबाह कर दे, बस तुरंत। उसने अटल बिहारी वाजपेयी से एक कॉन्फ्रेंस रखा, मतलब बैठक की, और उनसे बैठक रखा और बोला कि सर हम आपसे एक निवेदन कर रहे हैं, मैं कर रही हूं कि अभी हिंदुस्तान का माहौल खराब है। अभी अगर हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई प्रकार का विवाद यहां हो गया तो इसका सीधा फायदा पाकिस्तान को मिल जाए और पूरी पाकिस्तान में इंडिया की स्थिति कमजोर हो जाएगी। वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि राष्ट्रहित सबसे महान है, राष्ट्रहित से ऊपर कुछ नहीं, आप अपना काम करिए, हमारा सहयोग आपके साथ है। वो था अपोजिशन। आज वैसे अपोजिशन की जरूरत है। तो जब हम कभी अतीत में जाते हैं बच्चों, क्योंकि मैंने तो पिछले 50 वर्षों का इतिहास मेरे दिमाग में है, जो जिसका मैं चश्मदीद गवाह, और उसके अलावा इतिहास का टीचर हूं, तो अतीत में पढ़ने का तो हजारों वर्ष पहले जाके पढ़ता हूं। तो जब हिंदुस्तान में वर्तमान स्थिति देखता हूं तो बरबस में अतीत में चला जाता हूं, नॉस्टैल्जिक फील करता हूं। तो जो मैंने जो अपोजिशन का देखा तो मैं थोड़ा नॉस्टैल्जिया फील किया। मैंने कहा चलो आज अपने बच्चों, अपने ऑडियंस से शेयर करते हैं। आज यही रुकते हैं, फिर किसी दूसरे लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।